आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शमशेर की काव्य अनुभूति की बनावट। इस आलोचनात्मक निबंध को लिखा है विजय देव नारायण शाही जी ने। शमशेर के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। इनको समझना थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि ये हमेशा से ही कठिन रहे हैं। इनकी जो कविताएं हैं वो जो पाठक पढ़ते हैं उनको भी बहुत मुश्किल लगती है, और जो आलोचक होते हैं उनके लिए भी उन कविताओं को समझाना कि इसमें क्या लिखा गया है काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो यही जो साहसपूर्ण भरा कार्य है विजय देव नारायण शाही जी ने किया, और उन्होंने कोशिश करी है शमशेर की कविताओं को समझाने की कि उसकी जो काव्य अनुभूति है उसकी बनावट आखिरकार है क्या। और ये विषय को बताना मेरे लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा क्योंकि ये उतना आसान और सीधा स्पष्ट विषय नहीं है। तो इस वाले में थोड़ी सी कठिनाई आपको हो सकती है समझने में, पर मैंने कोशिश करी हमेशा की तरह इसको जितना हो सके उतना आसान बनाने की। बाकी अब हम देखते हैं कि इसको हम कितने इजीली समझ पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे पहले पॉइंट से ही कि शमशेर जो है वो ध्रुव कविता लिखने के लिए जाने जाते हैं, यानी कठिन कविताएं होती हैं इनकी। इसे समझने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। और वो क्यों इतनी ज्यादा कठिन है कविताएं, इसका जो उत्तर है आपको इसी वाले वीडियो के अंदर मिल जाएगा। ये जो ऊपर टाइटल है शमशेर की काव्य अनुभूति की बनावट, ये इसी को ही बताएगा कि वो जो अपना काव्य लिखते हैं वो किस प्रकार से उसकी जो बनावट मतलब कि किस प्रकार से अस्तित्व में आया बन के, तो वही हम जानेंगे। तो शमशेर की जो कविताएं मुश्किल क्यों हो जाती है, इसका एक कारण ये भी है कि वो बहुत ही ज्यादा नए प्रयोग करते हैं। नए प्रयोग यानी कि जैसी कविताएं पहले लिखी जा रही थी अगर वैसे ही लिखते वो भी तो समझने में कोई कठिनाई नहीं होती, पर वो क्या है बिल्कुल अलग तरीके की लिखते हैं, जैसा पहले हुआ ही नहीं। तो एकदम नए नए प्रयोग वो अपनी कविताओं में करते हैं, तो नई चीजों को समझने में दिक्कत होती है, वो समझ में नहीं आती आसानी से। तो उन्होंने नए छंद, नए लय और नई शब्दावली तक का प्रयोग किया है। और तीसरा वाला पॉइंट तो मैंने आपको बताया ही कि जिस प्रकार से पहले काव्य लिखे जाते थे या समझे जाते थे वो क्या है समय के अनुसार धीरे धीरे बदलते रहते हैं। और कुछ कवि आते हैं जो अपना बिल्कुल ही नया प्रयोग करते हैं, तो नए प्रयोग करने में शमशेर सबसे आगे रहे हैं। और जो पहले कभी चीजें अनावश्यक रही, विरोधी रही कविता के लिए, वो यहाँ पर आकर के क्या है बहुत ज्यादा केंद्र में आ गई कि जिस चीज को पहले कोई मानता ही नहीं था कि ये चीज होनी भी चाहिए, वो क्या है समय के कुछ टाइम बाद वो भी कविता के अंदर आ जाती है, और इतनी अंदर आ जाती है कि वो केंद्र भाव उसका वही हो जाता है। कुल मिलाकर के जो समझने वाली बात है वो ये है कि एक नए प्रकार की ये जो प्रयोग हैं अपनी कविताओं में करते हैं, और वो प्रयोग किस प्रकार का है आपको एक दो कविता में छोटी सी पढ़ के बता भी दूंगा। तो अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो कि है कविता में आपको बताऊंगा यहाँ पर उनकी एक। उस कविता को पहले हम देखेंगे उसके बाद समझ में आएगा। कविता आपके स्क्रीन पे भी आ रही होगी, आप देखेंगे। एक पीली शाम इस जो कविता का शीर्षक है। एक पीली शाम, पतझर का जरा अटका हुआ पत्ता, शांत मेरी भावनाओं में तुम्हारा मुख कमल, कृष्ण मलान हारा सा, कि मैं हूं वह मौन दर्पण में तुम्हारे कहीं, वासना डूबी शिथिल काजल में लिए अद्भुत रूप कोमलता, अब गिरा वह अटका हुआ आंसू, संध्या तारक सा अतल में। तो ये थी उनकी एक कविता जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। अब इसके बारे में आप एक बात समझिए, इसमें जो जिस आंसू की बात करी गई है, मान लीजिए ये एक किसी इंसान की आंख है और उसके इस आंखों से आंसू एक गिर रहा है। आप देख पाएंगे जब आंसू इस आंख से निकलता है तो आप वहां पर देखेंगे उसका एक तरीके से आंसू का एक जन्म हो रहा है। और जब वो जन्म होता है, जैसे ही वो आंसू आंख से बाहर आ जाता है, यानी कि बिल्कुल थोड़ा यहां तक आगे निकल करके, तो वो क्या है उसका जो जन्म था वो हो चुका है। और अब वो ना बिल्कुल निजी रह गया, यानी कि जब उसका जन्म होता है जब तक वो आंसू आंख के अंदर था, जन्म की प्रक्रिया में था, जैसे ही वो वहां से निकल गया उसका जन्म हो चुका है। अब वो क्या है नीचे अतल की ओर जाता है, जमीन पर। तो जमीन पर गिरने से पहले और जहां पर उसका जन्म हुआ यानी आंख, एक अवस्था होती है जिसे हम कहते हैं बीच में, यानी कि अब वो आंसू कहां पर है, यहां पर है या फिर कहीं बीच में, ना वो नीचे गिरा है ना ही वो जन्म की प्रक्रिया में है, यानी कि हमारे बिल्कुल आंख के अंदर वहां भी नहीं है। तो ये जो बीच की प्रक्रिया है यहां पर वो आंसू क्या है, ना ही वो बहुत ज्यादा निजी है, क्योंकि निज यानी अपना वो तब होता जब वो हमारे पास रहता या फिर आंख तक था,
जैसे ही वहां से वो निकल गया, अब वो निजी नहीं रहा। और ठीक उसी प्रकार से वो बिल्कुल पराया भी नहीं हो गया है, क्योंकि पराया तब माना जाएगा जब वो पूरी तरीके से निकल करके नीचे गिर गया हो, यानी जमीन पे आ गया हो वो आंसू, तब उसे पराया माना जाएगा। तो ये जो अवस्था है बीच की, इसको वो समझाते हैं, जहां पर ना वो निज है, यानी यहां पर ना वो अपना है ना वो पराया है। ये जो व्याख्या मैंने आपको अभी बताई, ये विजय देव नारायण शाही ने इस कविता के ठीक नीचे लिख रखी थी, जिसे मैंने आपको बताया। और इसका क्या प्रयोग है आगे वो अभी आपको पता लगेगा। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, जो कि इस प्रकार से है कि उनकी जो कविता है उस पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है। उस पर हमें अति यथार्थवाद का प्रभाव, यानी सूर्यलिज्म पेंटिंग का प्रभाव जो है शमशेर की कविताओं में देखने को मिलता है। आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानते होंगे कि शमशेर जो है पेंटर भी थे, यानी कि चित्रकला जो होती है उसमें वो बहुत अच्छे थे। तो उसका प्रभाव भी इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। आप ये भी कह सकते हैं कि इनकी जो कविताएं हैं दरअसल में वो पेंटिंग ही है। जिस प्रकार से एक पेंटिंग को कलरों से बनाया जाता है, शमशेर बहादुर सिंह क्या करते हैं, उसको शब्दों के माध्यम से पेंटिंग बनाते हैं। उनकी कविताएं कुछ इस प्रकार की होती है। तो ये वाला जो प्रभाव है इनकी कविता में देखने को मिलता है। इसलिए भी जो इनकी कविता है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। जब आप पढ़ेंगे तो आप एक चित्र बना सकते हैं अपने दिमाग में इनकी कविताओं की, जहां पर आपको कई प्रकार के रंग देखने को मिलेंगे, अलग अलग विचित्र से दृश्य देखने को मिलेंगे। तो वो एक चीज है, अभी वो क्या बताती है वो आगे मैं बताऊंगा। आगे इसी लेख में शाही जी बताते हैं कि कविताओं में अपनी भावनाओं की सच्चाई खोजते हैं, यानी कि हम जो भी कविताएं पढ़ते हैं उसके अंदर हम अपनी भावनाओं की सच्चाई देखते हैं। आत्मपरकता जो हम अंदर से महसूस करते हैं, हमारी जो फीलिंग है, उसी को ही वस्तुपरकता यानी बाहरी जगत में देखना चाहते हैं। कविता भी अगर हम पढ़ते हैं तो हमारी जो भावनाएं हैं उसी को हम उसके अंदर देखना चाह रहे होते हैं। ये बात वहां पर वो बताते हैं। अगला जो पॉइंट है सार्थकता की तलाश, इसमें वो बताते हैं कि मान लो ये एक दुनिया है, वर्ल्ड, पृथ्वी समझ लो इसे, जो गोल चक्कर बनाया है मैंने, उसको बनाने वाले अगर ब्रह्म है तो उसको सार्थकता प्रदान करने वाले, उसको चलाने वाले कौन है, एक विष्णु की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा एग्जाम्पल विजय देव नारायण शाही इसी में देते हैं। और किस लिए देते हैं, क्योंकि शमशेर की कविताओं में कहीं ना कहीं जो वैष्णव का प्रभाव है देखने को मिलता है, तो इसलिए वो उसी के माध्यम से चीजों को यहाँ पर समझा भी रहे होते हैं। तो यहीं पर वो बताते हैं कि जो शमशेर की कविताएं हैं वो विष्णु की तलाश में है। उनकी कविताओं का जन्म तो हो गया है, पर उनकी कविताओं को एक सार्थकता नहीं मिल पाई है। जैसे पृथ्वी को अच्छे से चलने के लिए केवल उसका जन्म भर हो जाना ही काफी नहीं है, उसको चलाने के लिए, उसकी सार्थकता के लिए विष्णु की आवश्यकता पड़ती है। ठीक ऐसे ही शमशेर बहादुर सिंह अपनी कविताओं की सार्थकता की तलाश करते हैं। इसके बाद अगला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आप इसे मान सकते हैं, सौंदर्य। यानी कि अगर मुझे एक शब्द में आपको बताना हो कि शमशेर की काव्य अनुभूति है क्या, ये वाला जो पॉइंट है ये है क्या, तो उसे आप कह सकते हैं कि वो सौंदर्य है, एक शब्द में। और यहां तक कह सकते हैं कि शमशेर की जितनी भी कविताएं हैं वो अगर आप उन सभी को एक ही शीर्षक दे दें तो वो सौंदर्य शीर्षक में सारा समा जाएगा। तो उनकी जो ज्यादातर कविताएं हैं वो सब सौंदर्य से संबंधित ही है। शाही जी इसी लेख में कहते हैं कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि छायावाद के बाद जो हिंदी साहित्य में सौंदर्य का वो रूप देखने को नहीं मिला जैसा कि हमें छायावाद के समय में देखने को मिलता था, तो वो कहते हैं कि उन लोगों को एक बार शमशेर की कविताएं पढ़नी चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि शमशेर ने जैसी सौंदर्य की कविताएं लिखी है वैसा आज तक किसी ने नहीं लिखा है। और इस आज तक में वो उस समय के जितने भी लेखक थे हिंदी में उन सभी को गिनते हैं कि इनसे बड़ा सौंदर्य का कवि कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप जब इस लेख को पढ़ेंगे तो आपको सारी बात मिलेगी। उन्होंने दो उदाहरण भी दे रखे हैं जिसके माध्यम से वो बताते हैं कि कैसे उनकी जो सारी कविताएं हैं अगर उनका शीर्षक अगर हम हटा भी दें तो भी, और उनको ये एक शीर्षक दे दे सौंदर्य, उसी से ही क्या है वो सही हो जाएगा। उन्होंने दो कविताओं का एग्जाम्पल दिया जिसका नाम है, एक तो चीनी कविता है, दूसरा सौंदर्य। पर दोनों को शीर्षक को अगर आप हटा दें और पढ़ेंगे तो आपको उसमें एक ही भाव मिलेगा, वो है सौंदर्य का भाव। इसलिए आगे वो कहते हैं कि सब में कुछ एक है। जितनी भी कविताएं उन्होंने लिखी है उसमें कोई एक भाव है ऐसा जो सब में पाया जाता है, समान है। और इसीलिए कहते हैं कि जो शमशेर है
उन्होंने जो कविताएं लिखी हैं वो एक ही कविता को बार बार लिखा है, कि उन्होंने बहुत सारी कविताएं नहीं लिखी है, उन्होंने कविता लिखी है और एक ही कविता लिखी है और उसी को बार बार अलग अलग रूपों में लिखा है। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो कि है प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। शमशेर के अंदर हमें ये दोनों ही तत्व देखने को मिलते हैं, प्रगतिवाद भी और प्रयोगवाद भी। रामविलास शर्मा जो कि प्रगतिवाद के आप उसमें लगा सकते हैं कि समर्थक या प्रतिनिधित्व करने वाले यहां पर आए हैं। आज्ञा को आप लगा लीजिए प्रयोगवाद से, ये प्रयोगवाद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इन दोनों को एक साथ हम देख सकते हैं शमशेर के अंदर, जहां पर प्रगतिवाद भी है और प्रयोगवाद भी है। प्रयोगवाद यानी नए नए प्रयोग करना, जैसा पहले से चला आ रहा है उससे कुछ हटके अलग करना। और प्रगतिवाद मार्क्सवाद से संबंधित है, जहां पर सामान्य जन की बात की जाती है, साधारण जन की बात की जाती है, वो प्रगतिवाद। यहां पर हमें एक और बात समझने की जरूरत है कि शमशेर का प्रगतिवाद क्या है। शमशेर जब प्रगतिवाद का उपयोग करते हैं वो अलग रूप में आता है। वो अलग रूप में कैसे आता है कि उनको जब काव्य लिखना होता है तो वे काव्य के अंग के रूप में सामने आता है, यानी कि अपनी निज जरूरत को पूरा करने के लिए वो इस प्रगतिवाद का प्रयोग करते हैं। और इनका जो निज है यानी कि शमशेर बहादुर सिंह खुद और ये प्रगतिवाद, और इसके बीच में जो थोड़ा सा डिस्टेंस है, दूरी, जैसे कि मैं यहां हूं और वो बोर्ड है यहां पर है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है, इसको जो दूरी है इसको कभी भी वो कम नहीं कर पाए, जबकि वो करना चाहते थे। और शाही जी आगे बताते हैं कि उनका जो निजित्व भी है वो प्रगतिवाद से कुछ बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत पास में ही है। इसलिए वो कहते हैं उनका जो निज है वो प्रगतिवाद से कम नहीं है, उसके बराबर ही है। अब हम अपने अगले पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट जहां पर क्या है कि समाज सत्य, समाज का जो सत्य यानी कि बाहरी सत्य, इसको आप हमसे बाहर का सत्य भी कह सकते हैं। जैसे दो व्यक्ति होते हैं, एक कवि हो गया, यानी कि आप इधर यहां पर मेरे को समझ लो, एक मैं हो गया, एक दूसरा हमारा समाज हो गया। यहां पर कवि की जो भावना है यानी कि हमारी भावना, उसे हम समाज सत्य में देखते हैं, यानी अपने से बाहर देखते हैं। और ये जो भावना हमने बाहर देखी है वो हम ही से संबंधित है। बस उसको हमने क्या है, वो पहले हमारे आत्म प्रकटा, उसी को हमने बाहर की तरफ भी देखा और उसे देखने के बाद उसकी अभिव्यक्ति करना, शमशेर सिंह बहादुर कहते हैं कि ये मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बजाय उसके उस कविता के प्रकाशन होने से, उसने वो अभिव्यक्ति कर दी, यानी कि वो कविताओं को उस हिसाब से लिख दिया। अब वो प्रकाशित हो चाहे ना हो, वो अपने आप में प्रकाशित है। बस मेन चीज क्या है, वो भावना जो उन्होंने अपनी भावनाओं को बाहर समाज में देखा, उसी को उसकी अभिव्यक्ति, उसकी सच्ची अभिव्यक्ति करना वो प्रथम कार्य मानते हैं। इसके बाद वो इसी से संबंधित एक दूसरी बात कहते हैं कि समाज का जो सत्य है उसको अपने अंदर देखना, वो क्या कहलाता है, निजी उपलब्धि कहलाती है। और यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर अब दो चीजें आ गई है। यहां पर एक तो आ गई आत्मप्रकता, दूसरी है वस्तुप्रकता। आत्मप्रकता से संबंधित है कि हम, एक आदमी, एक व्यक्ति से एक कवि। वस्तुप्रकता उससे अलग बाहरी जगत जितना भी है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो वो अपने अंदर जो भावनाएं, जो प्रेरणाएं, जो वो अंदर अपने फील कर रहा है उसको बाहर देखता है, और जो चीज वो बाहर देखता है उसी को क्या है, अपने अंदर भी तलाशता है। तो इसे आप कह सकते हैं आत्मप्रकता से वस्तुप्रकता की ओर, वस्तुप्रकता से आत्मप्रकता की ओर। ये एक निरंतर प्रक्रिया है और ये दो अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही है। और इसी को उन्होंने चेतना कहा है। ये चेतना के दो रूप हैं और इसे समझाने के लिए, चेतना को समझाने के लिए ही उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड करके बताते हैं। असल में दोनों चीजें एक ही है। और जब कोई रचना करता है तो इसी प्रकार से ही करता है कि पहले वो अपनी भावनाओं को देखते हैं, और दूसरे कवियों का तो पता नहीं, पर शमशेर के बारे में शाही जी ने जो लिखा है उन्होंने यही लिखा है कि जो शमशेर बहादुर सिंह अपने अंदर जो फील करते थे, जैसा उन्हें महसूस होता था, केवल वो उन्हीं की अभिव्यक्ति करते थे। और कब करते थे, जब वो उसे बाहर खोज लेते थे। और ये तो हो गया एक तरफ, अपने से बाहर की तरफ। दूसरा, बाहर से अंदर की तरफ। कोई अगर उन्होंने कोई चीज बाहर देखी, उसको अगर उन्होंने अपने अंदर फील किया है, महसूस किया है, या उनके पास वो चीज है, तभी वो उसको अभिव्यक्ति करेंगे। यहीं पर ही क्या है, वो कविता को दर्शन से अलग कर देते हैं। दर्शन में क्या होता है, कोई एक विषय रहता है, उस विषय के ऊपर उसको, उस विचार को सही साबित करने के लिए कई तरीके के साधन जुटाए जाते हैं और उसको सही साबित करते हैं। पर कविता के अंदर क्या है, ऐसा नहीं है। कविता के अंदर क्या करते हैं कि केवल वो उन्हीं चीजों की अभिव्यक्ति करते हैं जिसका संबंध
स्वयं उनसे हो, उनके जीवन से हो, और जिनका संबंध उनके जीवन से नहीं है उसको उसमें शामिल नहीं करते। तो इसलिए ये जो क्या है, दर्शन से अलग भी है। क्योंकि आप देख पाएंगे कि दर्शन में और इसमें प्रक्रिया में समानता दिख जाएगी। क्योंकि दर्शन में कोई एक विचार उनके मन में आया, उसको पुष्ट करने के लिए भी वो बाहर से तथ्य खोजते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी मैंने बताया था कि जो कवि है उसके मन में कुछ आया, उसको अब वो क्या है बाहर ढूंढेगा, उसके बाद क्या है उसकी अभिव्यक्ति कर पाएगा, सत्य की पुष्टि लगेगी। तो ये जो वस्तु परकता है बाहर की चीज, एक तरीके से ये पुष्टि का कार्य भी करती है। जो हम फील कर रहे हैं अंदर से, उसके ऊपर उसको सही साबित करता है एक तरीके से कि हाँ तुम जो सोच रहे हो वो सही है। पर यहाँ पर अंतर है दर्शन में और कविता में, और वो अंतर क्या है वो मैंने आपको बता दिया है कि वो क्या है, जीवंतता से है, जो जीवन से संबंधित है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या है, देश और काल। विजय देवनारायण शाही जब अपनी कविता लिखते हैं तो वहां पर वो काल को, समय को देश की तरह देखते हैं। जैसे काल क्या है, काल होता है भविष्य भी है, वर्तमान भी है और प्रेजेंट भी है। शमशेर जब अपनी कविताएं लिखते हैं तो वहां पर कोई भी भविष्य नहीं होता और ना ही कोई अतीत होता है। अगर भविष्य और अतीत आएंगे भी तो वर्तमान के रूप में आएंगे, और इसी को वो क्या कहते हैं, यूटोपिया कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने लास्ट और अंतिम पॉइंट की ओर, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इससे काफी चीजें समझ में आ जाएगी शमशेर जी के बारे में। तो वो क्या है, पोले पढ़ना। पोले पढ़ना क्या होता है कि जितने भी शब्द होते हैं उनका एक रूढ़ या कह लीजिए जड़ अर्थ होता है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए ये बोर्ड है, अगर कोई बोर्ड कहता है तो इसका अर्थ लोग क्या निकालते हैं, इस तरीके का कोई एक व्हाइट बोर्ड होगा। किसी भी चीज का हम नाम लेते हैं शब्दों में, उसका एक निश्चित अर्थ होता है, परंतु जब वो जो शब्द है उस निश्चित अर्थ से आगे निकल जाता है, उस उस जड़ता को छोड़ देता है, उसी को वो पोले पढ़ना कहते हैं। और ये पोले पढ़ना को आप अच्छे से तब समझ पाएंगे जब आप व्यंजना को समझते होंगे। जैसे 3 शब्द शक्ति होती है, उसमें जो तीसरी शब्द शक्ति है व्यंजना, जहां पर जो शब्द बोला गया है वो और उस शब्द का जो अर्थ निकलता है वो अर्थ है ही नहीं, अर्थ कोई तीसरी चीज है, तो उसी को कहते हैं व्यंजना। और इसी को उन्होंने रिलेट किया है ध्वनि सिद्धांत से। ध्वनि सिद्धांत में भी यही होता है। इसी चीज का प्रयोग शमशेर जी अपनी कविताओं में करते हैं। अगर आप उनके शब्दों का अर्थ निकालने जाएंगे, यानी कि उनकी कविताओं को पढ़ोगे और उस पढ़े हुए में उन शब्दों के अर्थ निकालोगे, तो कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि उनका जो उन्होंने प्रयोग किया है वो व्यंजना में है, उसका अर्थ व्यापक है बहुत ज्यादा और अलग अलग तरीके से निकलता है। तो यहीं पर ही वो क्या है, बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं कविता के क्षेत्र में। इसीलिए क्या है, उनकी जो कविताएं समझने में मुश्किल होती है, क्योंकि उनका कोई एक निश्चित शब्दों का अर्थ नहीं है। ऐसे शब्द और ऐसे बिंब अगर हम वास्तविकता में देखना चाहे भी तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए इनकी जो कविताएं हैं पढ़ने में मुश्किल हो जाती है। तो ये थी आज की पूरी क्लास। पता नहीं मैं आपको कितना बता पाया कितना नहीं, मुझे कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो। और आप एक काम जरूर करना, नीचे मैंने पीडीएफ दे रखी है, वहां पर मैंने मार्क भी कर रखा है, आप इसको एक बार खुद पढ़ना और अपने हिसाब से नोट्स तैयार कर लेना। अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इसे लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर काम की लगी तो इसे अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, ताकि उन्हें भी चीजें आसानी से समझ में आ जाए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।